देखेंगे हम लोग कि आपका ये जो टॉपिक है आपका क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट में ये लास्ट टॉपिक है और काफी यूजफुल है कि आपका जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई रूल जो है डील करता है, इसका जो है डिटर्मिनेंट के थ्रू जो है काम करता है। ये तो कैसे काम करता है इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रैमर्स रूल समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं। तो आपका जो है सो इसी ढंग से आप आगे बढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। तो हम लोग जो है सो कि दो तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जानते हैं। एक जो है लीनियर इक्वेशन जो होता है आपको दो वेरिएबल में होता है, वो एक्चुअली मतलब कि ज्योमेट्रिकली वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। बात को समझिएगा। जैसे डिटर्मिनेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ उसमें, उससे पहले हम उसके बेसिक्स को जानना जरूरी समझते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप होता है वो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनता है। जैसे कहने मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स का भी आपका जो है लीनियर इक्वेशन हो सकता है और टू के अलावा थ्री वेरिएबल्स का भी आपका लीनियर इक्वेशन हो सकता है। तो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या प्लस सी करके आप जीरो कर दीजिए उसको। ये जो आपका है एक्चुअली इक्वेशन ऑफ a straight line in ज्योमेट्री यदि बात करें हम तो, और इन थ्री वेरिएबल्स में यदि देखेंगे हम तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये आपका आएगा। ये एक्चुअली आपका जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ज्योमेट्री, ये आपका जो है सो ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है जो कि आपका टू वेरिएबल से एंगेज्ड है, और ये थ्री वेरिएबल से एंगेज्ड है, ये आपका प्लेन शो करता है। तो यही दोनों में आपका डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टडी करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले टू वेरिएबल्स का स्टडी करेंगे, और जो स्टडी हमारा टू वेरिएबल्स के लिए मिलेगा, सिमिलर रिजल्ट्स हमारा थ्री वेरिएबल्स के लिए भी मिलेगा। तो हम लोग बारी बारी से इसको हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपका क्रैमर्स रूल जो है फॉर टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है आपका इसमें दो है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेशंस दो इन्वॉल्व हुआ है इसमें, और वेरिएबल भी दो हुआ है इसमें। इसको आप जो है कंसीडर डेल इज इक्वल टू, इसके कॉफिशिएंट्स जो है, इसके एक डिटर्मिनेंट इसका मान लेते हैं a1 b1 a2 b2। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट मान लेते हैं इसका डेल वन। ये डेल वन जो है आपका ये फर्स्ट कॉलम को इस कांस्टेंट से रिप्लेस करने के बाद बनेगा। जैसे कहने मतलब मेरा ये है कि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये आपका C1 C2 आप B1 B2 डाल देंगे तो ये आपका डेल वन बन जाएगा। समझ रहे हैं। अब डेल वन के बराबर में आप यहां लिखेंगे C1 के बदले क्या लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, a1x प्लस b1y, और यहां लिखेंगे a2x प्लस b2y, यहां हो जाएगा b1, यहां हो जाएगा b2। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें c1 की जगह पे c1 माइनस यदि y ऑफ c2 को घटा दिया जाए, देखिए यहां पे इसमें से C2 ये हो गया b1 b2, इससे y गुना करके इसमें घटा दिया जाएगा, तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, बचेगा ही सिर्फ ये टर्म। तो ये ऑपरेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ बच गया a1x, यहाँ बच गया a2x,
यहाँ B1 यहाँ पे B2। अब इससे हम x बाहर कर लेते हैं, x बाहर करने के बाद क्या हो गया, A1 B1 A2 B2, इसका मतलब हुआ x इंटू डेल यहां पे हमारा आ गया। सिमिलरली इसी स्टाइल में हम लोग करेंगे तो डेल टू बराबर क्या हो जाएगा आपका, y इंटू डेल निकल के आ जाएगा। जैसे कि डेल वन में क्या किए थे कि फर्स्ट कॉलम में आपने C1 C2 को पुट किया था, तो डेल टू में क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे उसको, ठीक है कि नहीं, उससे मेरा y कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। इसका मतलब ये हो गया दैट इंप्लाइज, अब दैट इंप्लाइज यहां लिख सकते हैं आप x इज इक्वल टू डेल वन बाय डेल और y इज इक्वल टू डेल टू बाय डेल, वेयर डेल वन और डेल टू ऑलरेडी हमारा डिफाइंड है, डेल वन इस ढंग से और डेल टू इसको सेकेंड कॉलम डाल करके, ठीक है कि नहीं। तो यहां x और y हो गया। अब देखिए यहां पे कंडीशन, केस फर्स्ट, यदि डेल आपका जीरो नहीं हुआ, यदि डेल जीरो नहीं होगा, तो डेल जीरो नहीं होगा, इन दैट केस x और y का यूनिक वैल्यू मिल जाएगा आपको। डेल जीरो नहीं हुआ दैट मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल का वैल्यू कितना आपको आ रहा है, देखिए यहां पे A1 B2 माइनस A2 B1, दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1। ये डेल जीरो नहीं होने का मतलब यहां से आप समझ सकते हैं कि डेल जो है नॉन जीरो है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है आपका इस रेशनल वैल्यू जो ये दो दिए हुए x एंड y आर रेशनल वैल्यूज। अब इस रेशनल वैल्यूज में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि डेल जीरो नहीं है, इसका मतलब x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। डेल वन का वैल्यू चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, x का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर दे देगा। डेल टू का वैल्यू जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा। लेकिन यहाँ डेल जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब डेल जीरो नहीं होने से ये रिजल्ट निकल जाएगा अलजेब्रिकली, आपने इस चीज को स्पष्ट देख लिया है। लेकिन हम लोग अब ज्योमेट्री के सहारे इसको एक्सप्लेन करेंगे। टू मेथड्स हो गया, एक मेथड्स हो गया अलजेब्रिकली एक्सप्लेनेशन के थ्रू, दूसरा आपका हो गया ज्योमेट्रिकली। कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो है डेल इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 बाय B1 इज नॉट इक्वल टू A2 बाय B2। अब दोनों साइड में क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगा दीजिए, दोनों साइड में माइनस लगा दीजिए। ये आपका हो गया स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया स्लोप ऑफ इक्वेशन सेकंड। ये आप समझ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यदि है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस A1 बाय B1, इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस A2 बाय B2। A1 बाय B1 और A2 बाय B2 जब बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि लाइंस आर नॉन पैरेलल, दैट इज लाइंस 1 and 2 are non-parallel, that is intersecting हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, intersecting, that is unique solution। ये आपका जो है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है नहीं। अब केस टू देखेंगे हम लोग। अब इसमें केस टू देखेंगे हम लोग। फर्स्ट केस देख लिया आपने कि डेल जो है आपका जीरो नहीं था। अब मान लीजिए डेल जो है सो मान लीजिए नहीं होगा जीरो, तो एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया, जब डेल जीरो हो गया, डेल जीरो हो गया और साथ के साथ डेल वन भी और डेल टू भी जीरो हो गया। इसके साथ देखिए यहां डेल जीरो हो गया और डेल वन भी जीरो हो गया, यहां डेल जीरो हो गया और डेल टू भी जीरो हो गया।
तो x और y का तो इन्फिनाइट मेनी वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा इसको। बात समझ में आ रहा है? जैसे डेल भी 0 है, डेल 1 भी 0 है, x का वैल्यू पुट कर दीजिए 5 तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, 10 पुट कर देंगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 12 पुट कर देंगे तो भी सेटिस्फाई, 10,000 पुट कर देंगे तो भी सेटिस्फाई। मतलब व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ x मे बी, it is satisfied for delta 1 is equal to x into delta, as delta and delta 1 both are 0। जब इक्वेशन के दोनों साइड में एक फैक्टर जो है वो 0 हो रहा है, दूसरा फैक्टर जो है मान लीजिए कुछ भी रियल नंबर हो जाएगा तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x y जो है रियल होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब ये आपका ज्योमेट्रिकली आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अलजेब्रिकली एक्सप्लेन कर दिया आपने। ज्योमेट्रिकली आप देखेंगे डेल्टा 0 है यानी a1 b2 बराबर a2 b1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ माइनस ऑफ a1 बाय b1 माइनस ऑफ a2 बाय b2 बराबर हो जाएगा, यानी स्लोप ऑफ ये आपका हो गया m1, ये हो गया m2। यहां जो है सो इसका m1 कितना निकल जाएगा आपको देख लीजिए, m1 निकालेंगे तो माइनस a1 बाय b1, इसका m2 निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा माइनस a2 बाय b2। m1 इक्वल टू m2 जब कब होता है, जब दो कंडीशन में हो सकता है। m1 इक्वल टू m2 स्टूडेंट जनरली समझते हैं कि पैरेलल जब रहेगा स्ट्रेट लाइन तभी m1 और m2 बराबर होगा, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी और समझनी पड़ेगी आपको कि m1 इक्वल टू m2 इन दैट केस कि यदि आपका कोइंसिडेंट हो जाता है दो लाइंस, इसके समय में भी वो m1 इक्वल टू m2 होगा। सिर्फ पैरेलल कोइंसिडेंट लाइन आर आल्सो पैरेलल बट द पैरेलल लाइंस आर नॉट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन सारे के सारे कोइंसिडेंट नहीं होंगे। तो कोइंसिडेंट इज स्पेशल केस वेयर द टू लाइंस मर्ज टू ईच अदर। तो यहां पे जो है पैरेलल हो रहा है या कोइंसिडेंट हो रहा है, तो पैरेलल हो रहा है, इसलिए कि यहां डेल 1 भी 0 है और डेल 2 भी 0 है। तो यहां पे ज्योमेट्रिकली आप एक्सप्लेनेशन में आ गए कि इसमें जो है सो आपका ये कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। ये पैरेलल भी है क्योंकि m1 बराबर m2 भी है, और डेल 1 डेल 2 जो है सो 0 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस आर कोइंसिडेंट्स, लाइंस आर कोइंसिडेंट। दैट इज जब दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा तो कितने जगह पे काटेगा दूसरे को, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे काटेगा। जितने पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो रहा है वो सब जगह पॉइंट पे काट रहा है उसको। इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दैट इज क्या लिखूंगा, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ आ रहा है? देखिए देखेंगे यहां पे कि आपका जो है सो एक केस आपने देखा डेल नॉट इक्वल टू 0, दूसरा केस देखा आपने डेल इक्वल टू 0 टुगेदर विद डेल 1 एंड डेल 2 आल्सो 0। अब तीसरा केस देखते हैं कि डेल तो 0 हो रहा है, लेकिन डेल 1 और डेल 2 में से कोई भी एक जो है सो 0 के बराबर नहीं। यानी कि ये डेल 0 कहने का मतलब ये हो गया, देखिए यहां पे जैसे ही यहां पे डेल 0 होगा और डेल 1 0 नहीं होगा, सपोज दैट, या डेल 2 0 नहीं हुआ, इस डेल 1 या डेल 2 में मान लेते हैं कोई एक 0 नहीं है, मान लेते हैं डेल 1 ही 0 नहीं है, डेल 2 0 है। तो डेल 1 0 जब नहीं है और यहां पे डेल 0 है, ठीक है कि नहीं, डेल 0 है, मान लेते हैं यहां पे सपोज दैट इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, ये आपका डेल 2 नॉन 0 है और ये आपका इक्वल टू 0 है। तो y का कोई वैल्यू बताइए, y का कोई वैल्यू पॉसिबल है जो कि 0 के साथ में गुना हो जाए तो नॉन 0 रिजल्ट दे दे उसका, बताइए? नहीं है। जैसे नो वैल्यू फॉर y, यहां पे ये डेल है 0 और डेल 2 नॉन 0 है, तो y का कौन सा वैल्यू होगा जिसको 0 से गुना करने से वो नॉन 0 वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है? ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा। अलजेब्रिकली आपने स्पष्ट समझ लिया इस चीज को, दैट इज नो सॉल्यूशन। अब ज्योमेट्रिकली समझेंगे इसको। ज्योमेट्रिकली देखिए डेल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल 0 है, इसका मतलब हुआ लाइंस आर पैरेलल।
ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल है और ये del 1 और del 2 में से कोई एक जो है नॉन जीरो है, इसका मतलब हुआ कि नो इंटरेक्शन विथ लाइन, दैट इज नो सॉल्यूशन। यहां इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है नहीं। देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने 2 वेरिएबल्स के लिए अभी डिसाइड किया कि कैसे क्या कंडीशंस होगा, तो आप 3 वेरिएबल्स के लिए डिसाइड करेंगे कि जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, क्रैमर रूल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गया। ये एक्चुअली मतलब कि किसका ग्राफ है, ये इक्वेशन जो है एक्चुअली आपका प्लेन का इक्वेशन है। आप +2 में जो है सिलेबस में पढ़ेंगे 3D में, ये इक्वेशन आपको मिलेगा वहां पे। तो जो आपका मैनिपुलेशन सेकेंड 2 वेरिएबल के इक्वेशंस में क्रैमर रूल का था, वही आपका 3 वेरिएबल में भी होगा। तो आप इसको जज करेंगे कैसे, डेल इक्वल टू कितना हो गया, इसके कॉफिशिएंट का ये डिटरमिनेंट हो गया। और del 1 में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के जगह पे आपका कांस्टेंट क्वांटिटी रख देंगे, रख दिया आपने। तो यहां पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये हो गया b1 b2 b3 और ये हो गया c1 c2 c3, आपका ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, c1 में c1 माइनस b को y से गुना कर देंगे, c2 माइनस c को z से गुना कर देंगे, c3। ये ऑपरेशन करने के बाद आपका ये सब कट जाएगा, x बाहर निकल जाएगा और डेल यहां पे आपका बच जाएगा, ऐसे करके। ये ऑपरेशन जब करेंगे आप, तो पिछले बार देखा था आपने, जब ये b c कट जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, x जो है बच जाएगा, सब x कॉमन बाहर निकल जाएगा। a1 a2 a3 आपका b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये डिटरमिनेंट आपका बच जाएगा और उससे x निकालने के बाद ये डेल बच जाएगा आपका। तो सिमिलरली del 2 कितना हो जाएगा जी, और एंड del 3 कितना हो जाएगा, z आपका इतना हो जाएगा। इससे आप जो है से निकालेंगे, x जो है del 1 बाय del, y निकालेंगे del 2 बाय del, z निकालेंगे del 3 बाय del। जब del इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें जब del नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें केस बाय डील करेंगे हम लोग। केस 1, del नॉट इक्वल टू 0। यदि del 0 नहीं होता है तो आपका जो है सो क्या होगा, del 0 नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू del बाय del, y इज इक्वल टू del 2 बाय del और z इज इक्वल टू del 3 बाय, ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। केस 2, del आपका 0 हो गया और साथ में del 1 del 2 और del 3 भी 0 हो गया। इसमें क्या करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका है, पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, इसको बार बार डिस्कस नहीं करना है, लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको, ये del 0 हो रहा है, del 1 भी 0 हो रहा है, del 0 हो रहा है, del 2 भी 0 हो रहा है, del 0 और del 3 भी 0 हो रहा है। तो x y z कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, सेटिस्फाई कर देगा उसको, इसलिए x y का इनफिनाइट मेनी वैल्यूज हो जाएगा। केस 3 में देखेंगे आप, del 0 हो रहा है बट एनी ऑफ del 1 del 2 और del 3 नॉट 0, इसका मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। ये देखेंगे आप, इसमें से del 1 del 2 del 3 में से कोई एक यदि नॉन जीरो हो गया, मान लेते हैं del 3 नॉन जीरो हो गया, del तो 0 है, तो 0 के साथ में z का कौन सा वैल्यू लेकर गुना करेंगे तो del 3 नॉन जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कोई वैल्यू z का हो ही नहीं सकता है जिसको 0 से गुना करने के बाद नॉन जीरो वैल्यू आ जाए। आपको बात समझ आ रहा है। इसीलिए ये आपका जो है सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है इस केस में, और लिखते हैं हम लोग नो सोल्यूशन।
हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन जो है सो काफी इंटरेस्टिंग है और फेमस क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इसमें आपको यही क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो वी हैव डेल इक्वल टू कितना हो गया, डेल इक्वल टू उसका 2 1 1 p 2 1 और इसका 6 q और 3। इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये आपका। इसके बाद डेल 1 निकालेंगे, चारों निकालना पड़ेगा हमको। डेल 1 क्या निकालेंगे, डेल 1 में जो है आपका इस जगह पे खाली 8 5 4 पुट कर देंगे। 8 5 4 पुट कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। p 2 1 6 q 3। इसके बाद डेल 2 निकालेंगे, इसमें तो सेम रहेगा 2 1 1। इसमें जो है सिर्फ 8 5 4 आ जाएगा और थर्ड में 6 q 3 रहेगा। और डेल 3 में क्या हो जाएगा, थर्ड में जाएगा, यानी 2 1 1 तो रहेगा ही, 2 1 1 तो रहेगा ही, p 2 1 रहेगा और थर्ड में जो है 8 5 4 आ जाएगा। अब इस चारों का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस क्यू 6 माइनस क्यू माइनस p ऑफ 3 माइनस क्यू। ठीक है, माइनस p इंटू 3 माइनस क्यू हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2। इसको देखेंगे तो ये आपका जो है सो कितना हो जाएगा। इसमें जो है सो आप सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस pq, ये माइनस 6 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम यदि सजाएंगे तो कैसे सजेगा ये आपका 6 माइनस 2q माइनस 3p प्लस, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे तो 3 माइनस q हो जाएगा। इससे 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे p कॉमन लेते हैं ना, इससे क्या प्लस 3 मतलब मान लीजिए प्लस pq, मतलब इसमें जो है माइनस p कॉमन लेना पड़ेगा ना। माइनस p कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा q बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस q कॉमन हो गया, 2 माइनस p कॉमन हो गया। डेल का वैल्यू निकल गया इतना। अब डेल 1 का वैल्यू निकालते हैं। डेल 1 का वैल्यू निकालते हैं इसमें क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 माइनस क्यू माइनस p ऑफ कितना हो जाएगा 15 माइनस 4q और प्लस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 8। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 48 माइनस 8q माइनस 15qp माइनस 15p और ये प्लस कितना हो जाएगा 4pq और माइनस 3 हो जाएगा ये 18। तब इसमें और इसमें क्या हो जाएगा 30 माइनस 8q माइनस 15p प्लस 4pq। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है संभावना, इससे 2 जो है निकल सकता है बाहर, इससे आपका 2 निकल सकता है, तो 15 माइनस 4q बन जाएगा। इससे माइनस p निकाल लेते हैं हम, तो 15 माइनस 4q बन जाएगा आपका, ये मतलब 15 माइनस 4q इंटू 2 माइनस p आपका ये आ गया सामने। क्लियर है। इसमें डेल 2 निकालिए। डेल 2 निकालने के लिए इसमें जो है
तो आपका 2 के साथ चलेंगे तो 50 माइनस 4Q हो जाएगा, माइनस 8 के साथ चलेंगे तो 3 माइनस Q हो जाएगा, प्लस 6 के साथ चलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 5, इसका तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 8Q, ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 8Q और ये हो जाएगा 6। तो ये देखिए आप, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, यहाँ 6 को करेंगे तो 4 माइनस 5 है ना, यहाँ पे 4 माइनस 5 है, ये आपका 3 लग रहा था ना, 4 माइनस 5 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा ना। तो ये 8Q कट गया, ये 24 6 30 ये कट गया, इसके साथ 0 आ गया, देखिए इसका। और अब जो है del 3 निकालने की बारी है, ये कितना हो जाएगा जी, तो 2 इंटू 8 माइनस 5 माइनस P इंटू 4 माइनस 5 और प्लस 8 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 और दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस P तो प्लस P और ये माइनस 8 हो जाएगा। तो ये आपका जो है P माइनस 2 हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू इतना आ गया आपका, इसका वैल्यू इतना आ गया आपका, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। अब समस्या क्या है कि इसमें पहला कंडीशन ये क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जबकि डेल 0 हो जाए, डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये आपका 0 हो जाए और डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए। तो डेल 2 तो ऑलरेडी 0 है ही मेरा, डेल 1 और डेल 3 में से कोई एक नॉन जीरो कब होगा, ये 0 कब होगा, जबकि या तो P जो है 2 हो जाए, P यदि 2 हो जाता है तो डेल 1 और डेल 3 दोनों 0 हो जाएगा। तो यानी कि नॉन सॉल्यूशन के लिए डेल इज इक्वल टू 0 दैट इज P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। लेकिन डेल 1 और डेल 3 में से कोई एक 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होने के लिए P जो है 2 नहीं होगा यदि, तो काम चल जाएगा। 4 del 1 or del 3 not equal to 0, that implies P not equal to 2, P 2 नहीं होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि डेल को 0 होने के लिए या तो P को 2 होना पड़ेगा या फिर Q को 3 होना पड़ेगा, और ये बोल रहा है कि इसमें से कोई एक नॉन जीरो होने के लिए P को 2 नहीं होना है। तो फाइनली क्या आंसर निकल जाएगा हमारा कि P जो है सो 2 नहीं होना चाहिए और Q 3 होना चाहिए। दैट इज P जो है सो 2 नहीं होना चाहिए और Q को 3 होना चाहिए। ये आपका हो गया आंसर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो है डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज P नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, P यदि 2 नहीं होगा तो ये डेल 0 नहीं होगा और Q3 ये सिस्टम ऑफ साइन ऑफ सिस्टम का लगाया हुआ है, यानी कि ये दोनों कंडीशन को एक साथ में लागू करना पड़ेगा। यानी ना ही P2 के बराबर हो सकता है ना Q3 के बराबर होता है। इसका मतलब ये डेल 0 नहीं होगा। जब डेल 0 नहीं होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए सबको 0 होना जरूरी है, यानी सिर्फ P2 हो जाए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल भी 0, डेल 1, डेल 2 और डेल 3 भी 0। दैट इज P बराबर 2 हो जाए, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर 0 है ही,
और Q का कोई भी वैल्यू हो जाएगा, Q का वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट Q में भी, Q का कोई भी एलिमेंट वैल्यू हो जाएगा, रियल नंबर 3 हो जाए या नॉन 3 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए, वॉट एवर इट में भी, तो ये जो है सो आपका इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। इस रीजन से ये क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन होता है। आप ये देखेंगे कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हैं, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं सो आपके सारे टर्म का पावर कितना है, 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1, इक्वल होना चाहिए सब में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें, इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है कि नहीं, इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ये तीनों क्या हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन का सिस्टम हो गया। अब इसमें जो है हम लोगों को इसका जो है कंडीशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन जो होगा x इज इक्वल टू 0, ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है, ट्राइवियल सॉल्यूशन, ये देख करके ही समझ में आता है x बराबर y बराबर z इक्वल टू 0 जो है इसका एक ट्राइवियल सॉल्यूशन है। अब नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए आपका कंडीशन निकालना है, फॉर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ये तो देख के ही समझ में आता है कि x बराबर 0 y बराबर 0 और z बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑलरेडी, है नहीं, तो जो सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा सॉल्यूशन उसका है, लेकिन इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए, x में, y में, z में कोई भी एक वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, जो कि हम लोग देख के उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, x, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, तो x बाय क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के द्वारा हम लोग काम करेंगे। x बाय क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बराबर कितना हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, z बराबर कितना हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर लेमडा मान लेते हैं, यहाँ पे लेमडा से कर लेंगे, ठीक है, दैट इज x बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, y बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू c1 a2 माइनस c2 a1, और z बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। ये वैल्यू जो है पुट इन 3 implies a3 लेमडा इंटू x का वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे, b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस b3 लेमडा इंटू कितना पुट करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 प्लस c3 इंटू लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। अब इसमें लेमडा तो ट्रांसफर कर देंगे, हटाइए, a3 ये आपका जो है a3 b1 c2, ये b1 c2 b2 c1 हो जाएगा। इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, यदि माइनस बाहर निकाल लेते हैं यदि, तो ये हो जाएगा मतलब a1 c2 a2 c1, और इससे यदि मान लीजिए हम निकाल लेते हैं a1 b2 a2 b1, ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका जो है मान लेते हैं यहाँ पे a3 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे a3 हो जाए, तो यहाँ पे आपका b1 b2 c1 c2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और यदि मान लीजिए यहाँ पे b3 हो जाए,
यहाँ पे A1C2 माइनस A2C1 हो जाएगा, यहाँ पे C3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि डेल इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेयर डेल इक्वल टू कितना है जी, A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3। ये आपका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट हो गया, और ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया फॉर द नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं, डेल्टा 0 डायरेक्ट कर देंगे, उसी हिसाब से निकल जाएगा।